हे गाइस नमस्कार, आप लोगों को टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले। दोस्तों आज का जो नया चैप्टर अब शुरुआत होने वाला है वो जबरदस्त और बेहतरीन रहने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से इससे पहले वाले भी चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट थे, पर इससे पहले वाले चैप्टर जो है सर कुछ इजी माने जाते, पर अब जो आने वाले चैप्टर है वो बच्चों का मानना होता है काफी हार्ड होता है। पर दोस्तों कुछ भी नहीं हार्ड होने वाला है। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा और जबरदस्त हर एक वीडियो को आप प्यार दीजिए, अपना जबरदस्त सपोर्ट कीजिएगा और कोई भी टॉपिक कहीं भी हार्ड नहीं लगने वाली है। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरुआत करने वाले। नया चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपका जो एनसीईआरटी का 6ठा नंबर है, इस चैप्टर में जो है आपको तमाम प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं भाई आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। आज के लेक्चर की सबसे पहली टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से है, तो कम से कम जान लिया जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो दोस्तों इससे पहले वाले चैप्टर में जस्ट हम लोगों ने अध्याय नंबर 4 में एक टॉपिक पढ़ा था। ओरेस्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे भैया? ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप जरूर देखिएगा। ओरेस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये प्रूव किया, जिन्होंने ये बताया कि यदि हम किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, यदि हम किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोगों ने इसका चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ओरेस्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया सन 1850 ईस्वी के लगभग में उन्होंने बताया था कि जो गतिमान आवेश होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? जो गतिमान आवेश होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। और गतिमान आवेश जब विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो विद्युत धारा के चारों तरफ जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात यानी मिला जुला के हम डायरेक्ट रिलेशन निकालें तो आप विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत धारा का रिलेशन चुंबकीय क्षेत्र से है। ये किसने बताया था? ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये फुल वीडियो जो है हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है दोस्तों। यदि आपने नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिएगा कि ओरेस्टेड ने क्या बताया था। वहां पर एकदम जबरदस्त आपको बताया गया। ओरेस्टेड ने बताया कि यदि हम किसी चालक में, यदि हम किसी परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो करंट विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उस तार के चारों तरफ, उस पथ के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब ओरेस्टेड ने ये बताया तो ओरेस्टेड के बताने के बाद तब सब लोग सोचने लगे दोस्तों, सब लोगों की विचारें चली। एक उसी में से एक माइकल फैराडे थे और एक हेनरी थे। क्या? माइकल फैराडे और हेनरी ये हम लोगों के जैसे नहीं थे कि सोच के छोड़ दिए कि जो सोचे हैं नहीं हुआ यार चलो जाने दो। नहीं, ये लोग सोचे, उसको उसके ऊपर काम किए। माइकल फैराडे और हेनरी नामक वैज्ञानिकों ने प्रयोग करना स्टार्ट किया। उनके विचार में, उनके दिमाग में एक बत्ती जली, उनके दिमाग में एक विचार आया कि यार जब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता दोस्तों? अर्थात माइकल फैराडे और हेनरी ने, फैराडे और हेनरी, क्या दोस्तों? फैराडे और हेनरी नामक दो वैज्ञानिकों ने ये सोचना स्टार्ट किया कि जब भाई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तो क्या गतिमान चुंबकीय क्षेत्र या गतिमान चुंबकीय क्षेत्र जो है विद्युत धारा नहीं उत्पन्न कर सकता? तो माइकल फैराडे ने और हेनरी ने इस पे काम स्टार्ट किया और करके दिखाया कि भाई गतिमान चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, गतिमान मैग्नेटिक फील्ड द्वारा हम करंट को उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। ये फैराडे और हेनरी ने बताया। उन्होंने क्या बताया दोस्तों? माइकल फैराडे और हेनरी ने अपने प्रयोगों से यह करके दिखाया। क्या बताया? अपने प्रयोगों से यह बताया। क्या बताया? अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि जो गतिमान चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, क्या गतिमान चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। क्या उत्पन्न कर सकते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न
कर सकते हैं। ये किसने बताया दोस्तों? माइकल फैराडे और हेनरी ने। ध्यान से समझना, फैराडे और हेनरी ने बताया। उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा यह बताने का कोशिश किया कि जैसे हम गतिमान आवेश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वैसे इसका अपोजिट भी हो सकता है। अर्थात यदि हम गतिमान चुंबकीय क्षेत्र कर दें, गतिमान चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। जब ये फैराडे और हेनरी ने बताया तो वहां से एक परिभाषा निकल के आया, वहां से एक चीज की उत्पत्ति हुई कि गतिमान चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हमने आपको क्या बताया, यहां से हमको एक परिभाषा मिल गई कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय, देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब इसकी डिफिनीशन क्या मिल गई दोस्तों? गतिमान चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, गतिमान चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करना ही विद्युत धारा उत्पन्न करना ही विद्युत धारा उत्पन्न करना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता दोस्तों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ये परिभाषा मिल गई आपको चैप्टर में, जो आपने लिखा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो गतिमान चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो आप इसका एक छोटा सा प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम चैप्टर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। आज की सबसे पहली टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक कि आज चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। तो चलिए बात करने वाले हैं हम चुंबकीय फ्लक्स की। तो बात करते हैं दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स अर्थात चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो ऐसी आपने टॉपिक एक बार इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, फर्स्ट वाले चैप्टर में, वहाँ आपने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। जस्ट उसी के जैसा सेम टू सेम यहाँ पर भी रहने वाला दोस्तों। आपने विद्युत फ्लक्स में पढ़ा होगा कि कोई विद्युत क्षेत्र होता है, उसमें एकांक पृष्ठ रहता है, कोई एक पृष्ठ रखते हैं, उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती थी? विद्युत फ्लक्स कहलाती। पर यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने वाला दोस्तों जानते हो? जैसे मैंने क्या कहा कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गई? चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, बी मान लेते हैं दोस्तों। ये क्या मान लेते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक, ये हो गए चुंबकीय क्षेत्र बी। अब इस चुंबकीय क्षेत्र बी में एक हम लोग क्या कर देते हैं? क्षेत्र का रचना कर देते हैं, जिसका क्षेत्रफल कितना दोस्तों? ए। ध्यान से देखिएगा क्या बताया गया कि ये कोई पृष्ठ है। अब यहाँ पर आपको परिभाषा क्या समझना है, कैसे होगा, क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी एक भी पृष्ठ से, किसी एक पृष्ठ से अभिलंबवत, क्या? अभिलंबवत, देखिए ये सारे क्या है? पृष्ठ के अभिलंबवत है ना। तो ध्यान से डिफिनीशन आपकी क्या बन रही दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे कोई भी एक पृष्ठ हो और उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। हमने क्या बताया कि ये कोई आपका पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी वो सारी चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानी जाती हैं। इसे हम फाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? फाई से व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आइए, यदि ये स्थिति उल्टा हो जाए दोस्तों, थोड़ा सा अगर इस प्रकार हो जाए, तो ये मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी ठीक, ये हो गए। अब मान लेते हैं जो आपने
ये हो गए। तो अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब ये जो है यदि ये देखिएगा ऐसे ध्यान से, जब चुंबकीय क्षेत्र B और पृष्ठ के क्षेत्रफल A के बीच कोण निर्मित हो जाए, थीटा कोण हो जाए, तब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा उसको ध्यान देना है। हमने क्या बताया दोस्तों, जब क्षेत्रफल A और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण थीटा हो जाए तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा उसको भी अभी हम लोग यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, अभी हमने आपको बताया ना, बोलिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, ठीक। इसे फाई या फाई बी से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब यदि हम मान लेते हैं, माना यदि चुंबकीय क्षेत्र B हो, अगली पॉइंट, यदि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, B हो, तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल A हो, तब पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई, ध्यान से देखिएगा, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बी। अब यहाँ से चलिए ध्यान से देखते हैं फाई बी क्या होता है। अब हमने क्या बताया कि जो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है, अब आपने ये लिया है ना, ये देखिए इतना बड़ा ही क्षेत्रफल लिया, यदि हम क्या कर दे इसमें अब चुंबकीय बल रेखाओं की मान क्या कर दे, बढ़ा दे। अब क्या कर दे दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं का मान क्या कर दे, बढ़ा दे। तो देखिए अब क्या हो गई, अब देखिए तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो गया, बढ़ गया। जो उससे पहले कम रेखाएं गुजरती थी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चुंबकीय बल रेखाओं की वहां से गुजर रही हैं। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल से 14 चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। पर यही देखिए, मान लेते हैं दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, 1 2 3 4 5 6, इससे तो केवल 6 बल रेखाएं गुजर रही है। तो बताओ चुंबकीय फ्लक्स किसमें ज्यादा होगा, इसमें या इसमें, इसमें ज्यादा होगा ना दोस्तों, इसमें चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र B है
इसका मान क्या है, ज्यादा है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के समानुपाती होता है। अर्थात जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतनी ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं फाइव बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यदि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कब ज्यादा होती है, जब चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है। तो दोस्तों जब चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय फ्लक्स का भी मान ज्यादा होगा। तो इस बात से हम यह निष्कर्ष कह सकते हैं, यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते चले जाओगे तो चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो फाइव बी प्रोपोर्शनल क्या होगा, बी। अब दूसरी बातें हम करते हैं, यदि हम यहाँ से क्या कर दें कि यदि हम क्या कर दें दोस्तों, एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिएगा, इसे एक चुंबकीय क्षेत्र क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। अब इसी में एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, और एक जो है क्या ले लेते हैं, पूरे बड़ा सा क्षेत्रफल। तो बताओ इसका भी क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इसका ए डैश है। तो बोलो कौन वाले से ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होगी दोस्तों, इस क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा है या इस क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा है। तो आप देख पा रहे होंगे जो ए वाले में है 1 2 3 4, यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या 4 है, और यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए इस पृष्ठ में 6 बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र सबके लिए वही है, इसके लिए भी वही चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लिए भी यही है। तो क्यों इस यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा हो रही है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका क्षेत्रफल कम है और इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। यानी वहां से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स होती है वह क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती होता। अर्थात जितना ज्यादा पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा उतना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स गुजरेंगी। तो दोस्तों ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, क्या होता है दूसरी पॉइंट जो होता है चुंबकीय फ्लक्स फाई बी प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए। यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाते चले जाओ, चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो समीकरण 1 और 2 को मिला दें दोस्तों, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, फाइव बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। फाइव बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। कैसे, ये भी चुंबकीय फ्लक्स को बता रहे हैं, ये भी चुंबकीय फ्लक्स को बता रहे हैं, दोनों को मैचिंग करा के फाइव बी प्रोपोर्शनल बी ए हो गए। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं के इंटू बी इंटू ए, जहाँ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो अब आपका लास्ट रिजल्ट क्या आएगा, फाइव बी बराबर आ जाएगा बी इंटू ए। फाइव बी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, बी इंटू ए आ जाएगा। फाइव बी बराबर क्या आ जाएगा, बी इंटू ए, जहाँ बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ए क्या है आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और फाइव बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये के की वैल्यू 1 हो गई, तो फाइव बराबर क्या मिल गया, बी इंटू ए। यानी किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो बी इंटू ए के बराबर होता है। अर्थात जितना चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल रहेगा उन दोनों का गुणनफल ही उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अब हम बातें करते हैं, यदि क्षेत्र ए और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का कोण थीटा हो तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र बी, ऐसे लिख देते हैं, यदि बी व ए के बीच का कोण क्या हो, बीच का कोण थीटा हो, बीच का कोण कितना हो दोस्तों, थीटा हो, तब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तब चुंबकीय फ्लक्स आप देख सकते हैं, ये चित्र आप देख रहे हैं, ऐसे जब कोण बन जाए, जब ए और बी के बीच थीटा कोण बन जाए तब चुंबकीय फ्लक्स फाइव बी बराबर होता है बी इंटू ए इंटू क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तब जो होता है कॉस थीटा जुड़ जाता है।
तब फाई बी बराबर क्या हो जाता है, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। इस प्रकार दोस्तों इसका आप व्यंजक प्राप्त कर सकते हो। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये जरूर चुंबकीय फ्लक्स समझ में आया होगा, और यदि कहीं पर अभी भी कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट सेशन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में, आपने ये जो बताया आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। पर अभी आज की टॉपिक खत्म नहीं हुई है, अब हम देखेंगे थीटा के बारे में, थीटा की स्थिति देखेंगे। एक बार थीटा 0 करेंगे, एक बार थीटा 90 करेंगे, एक बार थीटा 180 अंश करेंगे, तो देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या प्राप्त होता है। तो थोड़ी सी क्लासें और बची हैं, तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करने वाले आगे। स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थितियां। अब कौन सी स्थिति लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अभी आपने ये व्यंजक प्राप्त किया था नहीं दोस्तों, बिल्कुल। अब पहली स्थिति, केस नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। पहला कंडीशन आपका क्या होता है, यदि बी और ए के बीच का जो कोण है, यदि बी और ए के बीच का कोण जो थीटा है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए, थीटा 0 हो, तब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, आइए देखते हैं। तब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो फाई बी बराबर बी इंटू ए, यहाँ कॉस है, थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे, 0, और कॉस 0 अंश की मान 1 होता है, तो फाई बी यहाँ क्या हो जाएगा, फाई बी बराबर बी इंटू ए मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिलेगा, बी इंटू ए, क्योंकि कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। और एक बात बता दें, कॉस में सबसे अधिकतम मान 0 अंश का होता है, अर्थात जब 0 होगा तो ये फाई बी सबसे ज्यादा, यानी फाई बी क्या होगा, अधिकतम होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, फाई अधिकतम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अर्थात हमारे कहने का मतलब है जब थीटा 0 होता है तो चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अर्थात कभी कभी एक नंबर का प्रश्न पूछता है कि कब चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होता है, जब थीटा 0 होता है तो चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। फिर केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 की बातें क्या होती है, यदि आप इसका डायग्राम देखना चाहते हो दोस्तों तो बिल्कुल देख सकते हैं। ये कोई मान लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया, क्या हो गया, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया, और ये जो आपने पृष्ठ का क्षेत्रफल बनाया ना, जो ये पृष्ठ बनाया वो पृष्ठ आपने ऐसे बना लिए, ऐसे करके, ठीक। तो ये पृष्ठ बना लिए। अब जिधर बी है उधर ही पृष्ठ का क्षेत्रफल भी है, ये आपकी बी है, और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा भी ए है। पृष्ठ के दिशा भी इधर है और बी की भी दिशा इधर है, तो बी और ए के बीच का जो एंगल है वो 0 हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये आ गया। अब हम कहते हैं यदि जो थीटा है, यदि थीटा जो है वो कितना हो जाए, 90 हो जाए, थीटा कितना हो जाए दोस्तों, 90 हो जाए, तब क्या होगा, तब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। तो थीटा जब 90 हो तो के लिए डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, ये देखिएगा, ये हमने क्या बना लिया, चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, क्या बना लिया, चुंबकीय क्षेत्र बी बना लिया। फिर उसके बाद अब क्या करते हैं यहाँ पर थीटा, तो थोड़ा सा आप एक जैसे तल नहीं होता ऐसे कर दीजिएगा, एक का रुकिए आपको समझा रहे हैं, हो कपिए देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये देखिए इस पे क्या रहता है कि ऐसे कुछ रहता है, ऐसे करके, ये देखिएगा दोस्तों, जब आपका चुंबकीय क्षेत्र बी इधर है और पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा भी ऐसे ऐसे करके रखा रहता है, ऐसे करके, तो जिधर पृष्ठ का क्षेत्रफल रहता है उधर ही चुंबकीय क्षेत्र भी रहता है। पर अगली बार क्या हो रहा है, अगली बार चुंबकीय क्षेत्र इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है आपका, देखिए ये जो मार्कर निकला है, ये देखिएगा, थोड़ी से समय के लिए, 1 मिनट के भाई रुक जाओ, हाँ, तो ये देखिए, ये चुंबकीय जो ये मार्कर है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की बी को दिशा को व्यक्त करा, और ये जो ये जो आपकी कॉपी है, ये आपकी जो डायरी है, ये इस पे रखे हुए फील्ड को, इस पे रखे हुए किसको बता रहा है, पृष्ठ को, इस पे रखे हुए पृष्ठ को, तो पृष्ठ की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है, पृष्ठ की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ, अर्थात जो अब हम लोग यहाँ पृष्ठ रखने वाले हैं दोस्तों, वो पृष्ठ की दिशा किधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ। जस्ट ऐसे रखा गया पृष्ठ आपका, ऐसे ऐसे पृष्ठ है, ये समझ लो कि ये जो हाथ है
ये चुंबकीय क्षेत्र की बी हो गई, और इस हाथ पे रखी हुई दफ्ती जो है, ये जो डायरी है, ये आपकी क्या हो गई, पृष्ठ हो गया। तो अब बताओ पृष्ठ की क्षेत्रफल की दिशा किधर है, ऊपर है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तो दोनों के बीच कितना अंश का कोण बन रहा है, 90 बन रहा है ना। तो यही क्रिएट होगा दोस्तों। तो B और A के बीच, जो B और A के बीच एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तब क्या होगा, तब फाई बी बराबर B इंटू ए कॉस थीटा के स्थान पे कॉस 90, और कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ शून्य रख दोगे तो फाई बी क्या हो जाएगा, 0, और ये जो है आपका क्या होगा, न्यूनतम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, यहाँ फाई जो होता है न्यूनतम होता है। क्या होता है दोस्तों, फाई जो होता है का क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। तो इस प्रकार आप ये जब थीटा 90 होता है तब के लिए चुंबकीय फ्लक्स हो गया। अब तो अगली बात क्या कर रहा है, अगली बातें क्या है, अगली बातें ये है कि केस नंबर 3 की, यदि थीटा कितना हो जाए, 180 अंश हो जाए, यदि थीटा कितना हो जाए, 180 अंश हो, तब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्या होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जब चुंबकीय क्षेत्र बी आपका ऐसे हो, इधर देखिएगा, ये कोई आपकी चुंबकीय क्षेत्र बी हो गई, ठीक, ये क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र बी हो गई, ठीक, और जो आपका पृष्ठ है वो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है इधर की तरफ हो जाए, इधर हो जाए, इधर की तरफ। तो आप ऐसे करके ऐसे रख दीजिएगा थोड़ा सा, तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा किधर हो जाएगी, इधर की तरफ। पृष्ठ का क्षेत्रफल किधर हो, ए इधर हो, और चुंबकीय क्षेत्र बी किधर हो, इधर। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, अर्थात थीटा कितना बना है, 180 अंश बना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो अब क्या हो जाएगा, फाई बी बराबर बी इंटू ए कॉस 90 होता है, तो कॉस 180 रख देंगे, और कॉस 180 अंश का मान होता है -1, क्या होता है, -1, तो यहाँ -1 रख देंगे। फाइव बी बराबर बी इंटू ए, यहाँ -1 यहाँ रख देंगे, तो फाइव बी बराबर आ जाता है -b इंटू ए। यहाँ जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो आपका क्या प्राप्त हो जाता है, ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है। पर ऋणात्मक नहीं, वहाँ ऋणात्मक दिशा केवल ये बताता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त हुआ है वो क्षेत्रफल के क्या है, अपोजिट है, जिस पृष्ठ से अभिलंब गुजर रहा है उसके क्या है, अपोजिट है। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी जो है स्पेशल केस यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान जरूर दिया करो, क्योंकि यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको नहीं आता रहता तो समस्याएं आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। बस तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर अब हम चर्चा करने वाले हैं मात्रक और बीमा की। तो चलिए बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक की। किसकी बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फाई बी बराबर आपने पढ़ा बी इंटू ए, ठीक, और ये जो बी होता है ना, ये जो बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये एफ बटे किसके बराबर होता है, क्यू बी के। किसके बराबर था, क्यू बी के। अब कहोगे सर आपने ऐसा कहाँ पाया, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ थीटा 90 हो जाता तो इनकी कहानी खत्म हो जाती, ये मिल जाता आपको, ठीक। तो यहाँ हो जाए फाइव बी बराबर बी इंटू ए, तो बी के स्थान पे क्या रखेंगे, एफ बटे क्यू बी, ये क्यू वी है, क्यू वी, और क्यू वी इंटू क्या हो गया ए। आइए सबकी मात्रक देखते हैं। एफ का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। और ए का मात्रक क्या होता है, ए का मात्रक होता है मीटर, इसका ए क्षेत्रफल है ना। और क्यू, क्यू की बीमा क्या होती है, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है। तो कूलाम को हम सी से दिखा रहे हैं। और वी,
v का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड ये होता है। हासिल हो गया है। अब आप देखिएगा आपके पास बचा क्या है? न्यूटन मीटर बचा है और नीचे बचा है कूलाम बटे सेकेंड। और आपको पता है कूलाम प्रति सेकेंड धारा का मात्रक होता है। कूलाम प्रति सेकेंड किसका मात्रक होता है? धारा का। कैसे? I = Q/T होता है। Q/T यानी कूलाम प्रति सेकेंड। तो ये किसका मात्रक हो जाए? धारा का। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड बराबर होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ पे एम्पियर रख देंगे तो न्यूटन मीटर प्रति क्या हो जाएगा? एम्पियर। यदि इसकी हिंदी लिखा जाए तो न्यूटन क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। इसका एक मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन मीटर प्रति क्या होता है? एम्पियर। एक और मात्रक होता है या इसे हम क्या कह सकते हैं? वेबर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? वेबर। तो इसके दो मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या क्या कहा जाता है? क्या कहा जा सकता है? वेबर कहा जा सकता है। अब इसी साथ इसकी हम क्या निकाल लेते हैं? बीमा निकाल लेते हैं। इसकी क्या निकाल लेते हैं दोस्तों? बीमा निकाल लेते हैं। बीमा निकालने के लिए फाई बी की बीमा, तो ज़बरदस्त बीमा भी आपका आ जाएगा दोस्तों। चाहे आप यहाँ से निकालिए चाहे वहाँ से निकालिए। तो इसे यहाँ से निकालना चाहेंगे तो यहाँ से और आसान हो जाएगा। देखिएगा न्यूटन यानी बल की बीमा होती है mL/-2 होता है। ठीक। मीटर की बीमा हो जाएगी L। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? एम्पियर की बीमा A होती है। ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिएगा L के पावर 1 और 1 मिल के 2 हो जाएंगे। तो mL के पावर 2 और T के पावर -2 ये ऊपर पहुंच गए तो A के पावर -1 होगा। ये A ऊपर गया तो प्लस था माइनस हो गया। अब पूरी बीमी सूत्र मिली है mL² T पावर -2 A के पावर -1। तो ये रही दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की बीमा। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो बीमा है mL² T पावर -2 A होता है। आपके मन में एक ध्यान आता होगा दोस्तों कि न्यूटन मीटर और एम्पियर मीटर को कैसे वेबर में बदल दिया गया। कैसे दोस्तों? वेबर में बदल दिया गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं न्यूटन मीटर एम्पियर को वेबर में कैसे बदला जाता है। ठीक। देखिए दोस्तों इसकी चर्चा हम लोग इधर करते हैं कि न्यूटन मीटर है। क्या है? न्यूटन मीटर है। क्या है? न्यूटन मीटर। और बटे क्या है? एम्पियर। बटे क्या है? एम्पियर। एम्पियर को हम लिख सकते हैं दोस्तों एम्पियर बराबर होता है एम्पियर बराबर होता है कूलाम। क्या? कूलाम बटे सेकेंड। कूलाम बटे क्या होता है? सेकेंड। यहाँ रखेंगे तो न्यूटन मीटर बटे क्या होगा? कूलाम बटे सेकेंड। तो सेकेंड यहाँ आ जाएगा कूलाम बटे सेकेंड। सेकेंड आपका यहाँ पर आ गया। सेकेंड यहाँ लिखते सेकेंड यहाँ पर आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर आपको गजब की बातें मिलने वाली हैं। देखिए अब न्यूटन मीटर जो होता है उसे हम जूल कहते हैं। आपने पढ़ा था ना कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही तो हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो देखिएगा तो न्यूटन मीटर को क्या कह दिए? जूल कह दिए। न्यूटन मीटर को जूल और सेकेंड बटे क्या? कूलाम। और जबरदस्त जूल बटे कूलाम यानी जूल बटे कूलाम को हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। W/Q होता है ना। तो जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं दोस्तों? वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। और सेकेंड वोल्ट इनटू सेकेंड को क्या कहते हैं भाई? वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर। तो दोस्तों आपका जो वेबर मात्रक आया था वो वेबर इस प्रकार से आता है। आप यहाँ पर हर एक कड़ी को ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम से
हाँ, कई बार पूछ लेता चुंबकीय फ्लक्स, निम्न में से चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन नहीं है, तो बहुत सारे दे देंगे तो आपको पहचानना रहता दोस्तों वहाँ पर। तो इस प्रकार आज की टॉपिक जो है, आज की जो लेक्चर है, पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होती है। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और नया चैप्टर का शुरुआत भी जबरदस्त हुआ होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज नए चैप्टर की नई लेक्चर, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप आज की वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। आप अपने गोल पर जबरदस्त ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकदम एकदम उस हिसाब से अपने गोल पे ध्यान दीजिएगा कि आपके गोल को कोई दूसरा न छीन सके। इस प्रकार से पकड़ बना के रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।